हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ आज़ाद यादव सर हैं, जिनका सिलेक्शन रैंक 13 के साथ सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पे हुआ है। तो चलिए सर से ही जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही, इनकी प्रीलिम्स की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम डिटेल में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको जब रिज़ल्ट आया आपका इस बार का तो कैसा लगा? निसंदेह बहुत अच्छा लगता है। इसकी अनुभूति अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते हैं जी। और वो बहुत खूबसूरत पल था मेरे लिए। जी जी। और सर, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से और कैसे प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण आपने कहाँ से किया है? मैंने इंटरमीडिएट BBDIC परवैया आश्रम अम्बेडकर नगर से कर रखा है और उसके बाद हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc बायोलॉजी किया है ग्रेजुएट। उसके बाद हमने PG UPRTU से जो है कर रखा है समाज कार्य विषय से और उसके बाद हमने B.Ed किया है BNKB PG कॉलेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर से। जी, अभी LLB कर रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जी। तो सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाने का ख्याल कब से आया? ख्याल सर इंटर के बाद ही इसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता हुई, क्योंकि उस दौर में हमारे यहाँ उतने परिणाम थे नहीं और उस दौर में कुछ परिणाम आए तो मुझे लगा कि जो है आकर्षण देख के लगा कि अच्छा एक प्रयास करते हैं और उसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते गए और सौभाग्य रहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र बना और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिविल सर्विसेज का हब रहा है एक, और आज भी परिणाम है यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद और भी माहौल बना तो करते चले गए, आज परिणाम आपके सम्मुख है। जी। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं आपने कहीं से मतलब रिजल्ट वगैरह किसी का देखा, तब आपके मन में जिज्ञासा जागी कि आपको सिविल सर्विस में जाना है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि खास करके जैसे कि आपका जो बता रहे हैं कि आप अकबरपुर से आते हैं, फिर उसके बाद आप इलाहाबाद आए, यहाँ पे तैयारी वगैरह शुरू की। पहले आपने ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग किया, फिर आपने उसके बाद जो माहौल मिला उसके थ्रू आपने तैयारी शुरू की। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा सबसे पहले ये तो कि खास करके जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं यहाँ के इलाहाबाद के जो जेन्युइन जो तैयारी करते हैं हिंदी माध्यम से और लिटरेचर के सब्जेक्ट वगैरह से, तो उनका सिलेक्शन कहा जा रहा था कि कम हो रहा है और इस बार जो है यूपी पीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाया, तो क्या इससे समानता आएगी सिलेक्शन में? देखिए, निस्संदेह ये फैसला आयोग का बहुत ही सराहनीय है और ऑप्शनल के भुक्तभोगी हम रहे हैं और हमारे कई दोस्त भी रहे हैं और एक बड़ी आबादी रही है और इसका सबसे बड़ा नुकसान मानविकी के सब्जेक्ट से आने वाले छात्रों को होता रहा और ये सब्जेक्ट हटने से क्या होगा कि एक समानता आएगी, सभी के लिए एक समान अवसर होंगे, समान परीक्षा होगी। और हालांकि मीडियम की जो थोड़ा सा है ऐसा सुनने में आता है तो वो तो बात की बात होगी देखने में, लेकिन ये वैकल्पिक विषय हटने से कहीं न कहीं समानता जरूर आएगी और मुझे लगता है कि परिणाम सुधरेगा। अब की बार परिणाम कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कि और बेहतर परिणाम होगा सर जो है। जी। तो सर, सबसे पहले मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे आऊँगा, पीटी पे, खास करके पीटी नज़दीक है, तो पीटी के आपकी लेके क्या रणनीति वगैरह रहती थी, खास करके जो 20-25 दिन अभी बचे हुए इसमें आपके? देखिए सर, प्रीलिम्स की वही रणनीति जो सब फॉलो करते हैं वही मैंने भी किया है और सब वही घटनाचक्र पढ़ते रहे हैं, पूर्वावलोकन मैंने भी वही पढ़ा है और लूसेंट की मदद ली हमने और उसके बाद परीक्षावाणी की भी कुछ जैसे ही उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक आती है तो उसको मैंने वहाँ से पढ़ा। जनगणना को मैंने परीक्षावाणी से पढ़ रखा है और यूपी स्पेशल के लिए मैंने घटनाचक्र की एक तथ्यसार करके आती है उसको मैंने पढ़ा और उसके अलावा जो है जो पिछले आयोग में 2 साल के अंदर हुए पेपर हैं, चाहे जो पेपर हो, उसमें आए हुए GS का सेक्शन उसको मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि उसको थोड़ा सा जल्दी देखने से क्या होता है कि रिवीजन आपका अच्छे से हो जाता है और मुझे 20 क्वेश्चन वहाँ से सीधे सीधे मिल जाते हैं और ये मुझे लगता है कि बहुत मेरे लिए कारगर रहा। जी। और सर, CSET की तैयारी अगर आपने कहाँ से कैसे की, क्योंकि खास करके इस बार भी रिजल्ट में ऐसा हुआ है कि पिछली बार सेलेक्टेड इंसान जो भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन CSET की वजह से इस बार उनका एग्ज़ाम रुका। तो CSET की आपने तैयारी कैसे की? खास करके आप बता रहे हैं कि आपने BA वगैरह किया है, कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट से आप पढ़ाई नहीं किया? BSc बायोलॉजी रहा है, खैर उसमें मैथ नहीं होती है
और सीसेट में एक बार फेल भी हो चुका हूँ। तो सीसेट मैं कहूँगा कि लापरवाही ना करें, और क्योंकि सीसेट आपका जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो आपके पास कितनी जानकारी हो, कितने सारे तथ्य हों, कोई किसी काम के वो नहीं होने वाले। तो इसलिए प्रीलिम्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सीसेट की रही बात, तो सीसेट में अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से फोकस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आयोग में आए हुए हैं सीसेट के अब तक, उसको बहुत ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए। हालांकि समय कम है, लेकिन आप 1-2 बार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदी पे अगर आप अच्छे से कमांड बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता सीसेट रुकने वाला है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं तो एक बार फेल हुआ, हिंदी गलत हुई थी इसीलिए मैं फेल हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि अब हिंदी अगर आप पढ़ लेते हैं तो सीसेट आपको रुकने वाला है। और 33 क्वेश्चन लाने होते हैं, 33 लाइए, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा खास करके यूपी पीसीएस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या रहा है, आपका माध्यम क्या रहा और आपका अटेम्प्ट वगैरह कौन सा था? ये माध्यम हमारा हिंदी रहा है, वैकल्पिक विषय भूगोल है। अटेम्प्ट मेरा 5वां है, चौथा मेंस में दिया है, और इंटरव्यू मेरा पहला था। जी। सर मैं मेंस पे आने से पहले खास करके कुछ बच्चों के मन में जो प्रश्न रहते हैं, खास करके पेन वगैरह को लेके या फिर सोशल मीडिया को वगैरह लेके, खास करके सोशल मीडिया आज के युग में वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो सोशल मीडिया को आपने कैसे अवॉइड किया तैयारी के दौरान? खास करके आप बता रहे 4 अटेम्प्ट से आप लगातार दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो सोशल मीडिया को आपने आपसे कैसे बचाया आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्मार्टफोन ही नहीं यूज करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कैसे मैं बचा रहा। और लेकिन हमें शौक़ बहुत है सोशल मीडिया का, हमें बड़ा आनंद आता है। और लेकिन थोड़ा सा समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तो हमने किया था। हालांकि बीच में अभी मैं पीजी कर रहा था, तो दोबारा एक विषय से, ज्योग्राफी से, तो उसमें मुझे राज्य सरकार की तरफ से टैबलेट मिल गया था, तो उसमें मैंने अकाउंट खोल रखा है, समय समय पे चला लेता हूँ। लेकिन कोशिश मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग न्यूनतम करिए आप। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। और कम अगर एक सीमित दायरे में आप प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप घर बैठे हर चीज़ें नहीं जान सकते हैं, तो आपको अगर जानना है तो सोशल मीडिया पे जुड़ाव होना कोई बुरी बात नहीं है, बस वो नियंत्रण में होना चाहिए, सीमित दायरे में होना चाहिए। जी। और सर मैं अब मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके जो मेंस का GS1 का पोर्शन है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड सोसाइटी का, तो उसकी तैयारी आपने कहाँ से कैसे की? अगर बेसिक टू एडवांस कुछ किताबें हमें बता पाएँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो गांव देहात में रहते हो, प्रयागराज या दिल्ली नहीं जा सकते। जी। सर देखिए, चारों पेपर जो GS के हैं, उनको सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा सबसे कि चारों में जो मेन आपको शब्दावलियाँ मिलेंगी सिलेबस में, मुख्य जैसे कि संप्रदायवाद, निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, इन सबको आप एक परिभाषाएं इनकी आप याद कर लीजिए। चाहे वो इतिहास का पार्ट हो, चाहे एथिक्स का हो, इनकी एक परिभाषाएं आप अच्छी सबकी याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपके उत्तर में ये मिलने ही मिलना है। ईमानदारी क्या है, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, ढंग की लिख लीजिए, हो सके तो उदाहरण भी आप डाल दीजिए। तो ये तो हो गया प्राथमिक काम। मुझे लगता है कि ये शुरुआत में यही सबको करना चाहिए। उसके बाद आप कुछ बेसिक्स बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड, आप चाहें तो जैसे पॉलिटी के लिए आप NCERT कुछ आप टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं आप। और इतिहास के लिए जो है सर्वविदित है, सब जानते हैं, जो है आप NCERT जरूर पढ़िए। 11-12 आप जरूर पढ़िए, नीचे मैं नहीं कहूँगा, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है एक 11-12 की NCERT आती है ललित कला की, उसको आप जरूर पढ़िए, आप यहीं से हो जाएगा। और एथिक्स के लिए भी यही स्ट्रेटजी, आप एक टेक्स्ट बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, जैसे आप लेक्सिकॉन वगैरह की आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ना बस वही कि आपको परिभाषाएं वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह एक बार क्लियर आपको हो जाएगा तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। और वो तभी होगा जब आप परिभाषा वगैरह आप लिख के पहले से रख लेते हैं। और कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट वगैरह के फॉर्मेट में ही आप नोट्स वगैरह बनाते चलें, शॉर्ट नोट्स। ये बाद के दिनों में खास करके एग्ज़ाम के नज़दीक बहुत काम आती हैं। और उस दौर में कोई साथी आपका नहीं होता है, सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स ही आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत लाभदायक रही है। और एक चीज़ और कहूँगा मैं, एग्ज़ाम टाइम में जैसे आप कम समय है तो घटना चक्र की मेंस स्पेशल की बुकलेट्स आती हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो निस्संदेह आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। और वह बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग उसकी होती है। और ये हालांकि ये कम समय अभाव हो तो आप पढ़ें, समय अगर आपके पास है तो एक स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ें तो अच्छा होगा। जी। और सर मेंस में ही खास करके आंसर राइटिंग काफ़ी क्रूशियल होती है, तो आंसर राइटिंग के लिए आपने कहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी या नहीं?
देखिए, आंसर राइटिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेंस में। मैं यही कहूँगा कि आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे तो आपका, ये तो नहीं कहूँगा कि असंभव है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़रूर आने वाली है आपके सम्मुख। और अगर आपका होता भी है तो आपका सिलेक्शन तो रैंक बहुत ही नीचे होगी आपकी। तो अगर आपको अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट सीरीज आपको करना होगा। और हाँ, 2022 में मैंने जो है टेस्ट सीरीज बहुत सारा लगाया, 60-70 पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं। और प्रयागराज में ही हमने किया है, और मेक IAS संस्था है, और उसमें मैंने बराबर टेस्ट दिया। और वहाँ के जो प्रयागराज में ही जो है वहाँ के अमित सिंह सर हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। उन्होंने पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि देर रात तक में अगर टेस्ट कभी लेट हो गया किसी कारणवश, 7 बजे बंद होती है तो 8 बजे तक मेरे लिए बैठे रहे। तो उन्होंने बहुत सहयोग किया, और आज आपके सम्मुख बैठा हूँ। कहीं न कहीं मेक IAS का बहुत बड़ा योगदान है जी। और सर, मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, खास करके आपके जो 4-5 अटेम्प्ट में जो सफलता नहीं मिली थी, एक निराशाओं का दौर चल रहा था, तो उस दौर में अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट रखा, खास करके कंसिस्टेंसी कैसे बनाई रखी अपनी तैयारी की, अगर कुछ बता पाएँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद वो गिव अप कर देते हैं। देखिए सर, ये मानव जीवन है, इसमें निराशाएँ आती हैं। आपका जीवन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा विजेता बने, आप पराजित भी होंगे। अब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन ये दावा मैं नहीं कर सकता अगली बार मेरा पुनः सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ना? मैं कहीं दावा कर ही नहीं सकता। और लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ, मेरे बस में बस इतना ही है। तो यानी कि आप विजेता होने के बाद भी पराजित हो सकते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय है, बदलता है, ज़रूर बदलता है, कभी समय स्थिर रहा ही नहीं है। ये दुनिया को हमको लगता है 2 ही चीज़ सत्य है, एक समय बदलता है, एक मृत्यु। 2 चीज़ सत्य हैं, ये दोनों होना ही होना है। तो किस बात की चिंता? आज आप निराश हैं, कल आप पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, परिणाम है, बदलेगा। कर्म तो करिए। और श्रीमद् भागवत गीता में एक लाइन है कि कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। क्योंकि फल की इच्छा करेंगे और फल आपके अनुरूप नहीं आया तो आप स्वाभाविक है निराशा के भाव आपके अंदर आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप कर्म करते रहिए, परिणाम एक न एक दिन आना ही है, 100% आना है, ये तो तय है। आप बस काम करते रहिए जी। और सर, मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा कि खास करके जो आपने पिछले अटेम्प्ट में जो गलतियाँ की थी, वो क्या गलतियाँ थी, और इस अटेम्प्ट पे आपने क्या सुधार किया जिससे आपका इस बार सिलेक्शन हुआ पिछली बार की तुलना में? देखिए सर, ऐसा है कि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो तीसरा पेपर GS का साइंस का भी सेक्शन आता है। कभी लगता था कि जो है साइंस में क्या पढ़ना, क्या पूछेंगे। एक आत्ममुक्ता होती ना, अहंकार तो नहीं कहेंगे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, कि लगता था क्या पूछा जाएगा। पता चला हम उस क्रम में उसको मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो बहुत कम समय दिया, उसी में नंबर कम आ गए। ऑप्शनल सभी परेशान होते रहे, ऑप्शनल में अच्छे नंबर नहीं आए। उम्मीद थी कितने आएंगे, बहुत कम नंबर उससे आते रहे। तो ऑप्शनल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा हमेशा के लिए। और अब की बार मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा सही हुई। देखिए, परिणाम आपके सामने है जी। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम आपका किसी बड़े पद पर चयन हो और हम इंटरव्यू करने हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार निराश नहीं करूँगा। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।